हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज आर्टिकल 370 के बारे में आपको कुछ नई बात बताते हैं। आर्टिकल 370 की शुरुआत 1947 में हुई थी। तो हम पहले हिस्ट्री की तरफ जाएंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लाना पड़ा, कौन कौन इसके कारण बने, किस किस ने भूमिका निभाई। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में लगाया गया और इसके कारण जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट इंडिया में माना जाता है। इंडिया का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता क्योंकि वो आर्टिकल 370 के कारण गिरा हुआ है। अच्छे से समझने के लिए हम पहले कुछ मैप्स की हेल्प लेंगे ताकि हम ज़्यादा डिटेल में समझ सके। जैसे कि आपको दिख रहा है, जो वाइट पोर्शन में है वो है हमारा प्यारा भारत, और जो इसके बगल में बैंगनी कलर का है वो है सुअरों का अड्डा यानी कि पाकिस्तान। हमें आर्टिकल 370 को समझने के लिए हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। जब इंडिया और आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने 3 शर्तें रखी थी कि 2 देशों का निर्माण किया जाए जो कि होंगे इंडिया और पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान मतलब सुअरों का अड्डा, भारत में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में मुसलमान। जिन प्रिंसली स्टेट को भारत से मिलना है वो भारत में रहें, जिनको पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में रहें। और उन्होंने ये शर्त रखी, जिन प्रिंसली स्टेट को स्वतंत्र रहना है वे स्वतंत्र रह सकते हैं। इसी प्रकार से ही भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब पाकिस्तान बनने का सपना मोहम्मद जिन्ना ने देखा था, यह सपना उन्होंने 1940 में देखा गया था। फिर पाकिस्तान बनने के नाम पे हिंदू मुसलमान में आखिर में झगड़े होना चालू हो गए। मुसलमानों ने बंगाल में राइट्स कर दिए, जिसके कारण कई सारे हिंदू बेचारे मारे गए, औरतों का रेप किया गया सरेआम उनके हिंदुओं के सामने, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई। जब ये बात महात्मा गांधी को पता चली और हिंदू मुसलमानों को समझाया कि आप एक दूसरे पे शस्त्र चला भी कह सकते हैं। आप ये बात शायद भूल गए हैं कि हिंदू मुस्लिम आप सबका बचपन एक साथ गुजरा है, आप सबने एक साथ थाली में बैठ के खाना खाया है। आप भूल गए आपने बचपन में कैसे एक दूसरे के साथ झगड़े भी किए हैं और उनका सुलह भी किया है, साथ में मंदिर भी गए हैं, साथ में गिरजाघर भी गए हैं और साथ में अपने अल्लाह के दर पे भी गए हैं। कैसे आप ये सब बातें भूल गए? ये सुन के सारे हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा ख़त्म कर देते हैं और वहीं की वहीं अपने शस्त्र का ज़मीन पर गिरा देते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम के दंगे पूरे देश में हो रहे होते हैं। महात्मा गांधी कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस को समझाते हैं। आखिर में महात्मा गांधी क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे तो उन्होंने बड़े कट्टर उससे अपने दिल पर पत्थर रख के आखिर पाकिस्तान बनाने के लिए साइन कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा था, आज जरूर भारत पाकिस्तान के टुकड़े कर रहे हो, इसी के साथ मेरे सांस भी जा रही है। महात्मा गांधी ने अंत समय तक जिन्ना को खूब समझाया, लेकिन जिन्ना किसी की बात मानने को स्वीकार ही नहीं था। आखिर में उसने पाकिस्तान बना ही लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को जोड़ने का काम किया, लेकिन कश्मीर को तो स्वतंत्रता चाहिए थी। तब कश्मीर के राजा हरि सिंह और उनके पिया शेख अब्दुल्ला थे। उन्होंने ना भारत से मिलने को चाहा ना पाकिस्तान की तरफ मिलने को चाहा, लेकिन जो कश्मीर था उसमें 80% तो मुस्लिम थे और 20% हिंदू की आबादी। और जो राजा हरि सिंह थे वो हिंदू राजा थे। अब्दुल्ला का झुकाव जो था वो मुस्लिम की तरफ था, यानी कि पाकिस्तान की तरफ। मैं एक बात और बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को जितने भी देश में प्रिंसली स्टेट थे 562, उनको जोड़ने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय राजाओं का शासन भी था। तो राजाओं से उनकी गद्दी लेना बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये नामुमकिन सा दिखने वाला काम मुमकिन करके दिखाया। हम सब इन्हें लोहा पुरुष के नाम से भी तो जानते हैं। कहानी पे वापस आते हैं। उस समय हरि सिंह को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा और जिन्ना ने भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने पाकिस्तान से जो कबाली है ऊपर की तरफ, पाकिस्तान के ऊपर की तरफ, वहाँ से कश्मीर पर अटैक करवाया। कबाली एक ट्राइब है जो कि इतनी ज़्यादा क्रूर और इतनी गिरी हुई ट्राइब है ना, उन्होंने कश्मीर के अंदर एंटर होते ही मार काट मचाना चालू कर दिया। औरतों, बच्चों, छोटी बच्चियों तक का रेप करा और हर किसी को मार काट के उनकी बॉडी को वहीं छोड़ जाते थे। जब ये सब देख के हरि सिंह थोड़ा डरने लगे और वो भागे भागे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के पास आए और उनसे मदद मांगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक शर्त रखी, तुमको भारत में मिलना होगा। और ये जो शर्त थी वो टेम्परेरी थी, उस पर यह भी लिखा हुआ था। फिर क्या था, भारत ने भी अपनी पूरी की पूरी फौज वहाँ पे कश्मीर की तरफ भेज दी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उस्मानी जी की कहानी। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको कहानी को एक बार ज़रूर देखें कि कैसे उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई। राजा हरि सिंह को तब भी ये बात समझ में नहीं आई कि शेख अब्दुल्ला जो है वो उनके विरोध में ही है और वो प्रो पाकिस्तानी है। तो एक मुसलमान ही उसका झुकाव जो था जिन्ना की तरफ था। उस समय जो जिन्ना थे वो टीबी की बीमारी से जूझ रहे थे, तो उनके पास समय नहीं था। ये फोटो देख रहे हैं, ये आदमी शेख अब्दुल्ला है। इसके बाद जब दोनों फौजों में लड़ाई हुई तो जवाहरलाल नेहरू सीधे भागे भागे यूएनओ के पास गए और उन्होंने पाकिस्तान का
कश्मीर का और अपना मुद्दा सुनाया, तो यूएनओ ने भी बड़े चालाकी से पाकिस्तान का सहारा लिया, क्योंकि जो कश्मीर है वो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कश्मीर से अब चाइना भी लगता है, अफगानिस्तान भी लगता है और ऊपर से रशिया। तो कश्मीर में बैठ के सब जगह के चारों तरफ की निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटेन और हमारा अमेरिका ये पावर में तो थे ही। जवाहरलाल नेहरू जी से एक गलती और हो गई, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई से कंसल्ट ही नहीं किया कश्मीर का मुद्दा, और वो सीधे यूएनओ के पास चले गए थे। सबसे अगर जवाहरलाल नेहरू जी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करते तो आज ये पाकिस्तान चिल्ला रहा है कश्मीर हमारा है, तब चिल्ला रहा होगा कि पूरा पाकिस्तान हमें दे दो। जब एलओसी बनी थी तो हमारी भारतीय फौजों ने वो दौड़ा दौड़ा के उन कबालियों को मारा, जो ट्राइब है दौड़ा दौड़ा के मारा। लेकिन जब मुद्दा यूएनओ में चला गया, उसके बाद भारत को भी अपनी फ़ौज को रोकना पड़ा, पाकिस्तान को भी अपनी फ़ौज को रोकना पड़ा। यूएनओ ने एक शर्त रखी कि सबसे पहले पाकिस्तानी फ़ौज अपनी पीछे ले और जो भारतीय फ़ौज अपनी पीछे ले। कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन पाकिस्तान जो था अपनी फ़ौज पीछे लेने से मना कर दिया, तो हमारा भारत भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी अपने फ़ौज को पीछे लेने से मना कर दिया, और ये केस आज तक ऐसा ही लटका हुआ है। फिर में कश्मीर का मुद्दा लटक गया। चलो जैसे तैसे करके लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, थोड़ा मामला शांत हुआ, लेकिन शेख अब्दुल्ला के मन में तो और भी कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। उन्होंने एक प्लान बनाया धारा 370 का। अब कहानी का मूल रूप चालू होता है आपका। 20 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला ने हरी सिंह की मदद से कुछ कानून बनाए जो कि एकदम घटिया थे और भारत के अहित में थे, लेकिन ये जो कानून थे वो कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए भी तो थे। शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जी के पास लेके पहुँचे तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन शेख अब्दुल्ला नहीं माना। ये समझाने पर शेख अब्दुल्ला ने कुछ चीज़ों में बदली तो करी, लेकिन तब भी वो भारत के अहित में था। आखिर में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जी को आखिर में शेख अब्दुल्ला की बात माननी ही पड़ी। ये बात पूरी कांग्रेस समिति को पता चली तो उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मनाने पे वो मान भी गए। उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क कर रहे होते हैं। इतने में ही जब ये बात उन्हें पता चलती है तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहते हैं इससे तो जम्मू कश्मीर हमारा होके भी हमारा नहीं है, लेकिन क्या करें, शेख अब्दुल्ला जी की बात माननी ही पड़ी उन्हें भी। भीमराव अंबेडकर जी ये शर्त मान गए, लेकिन वो भी बड़े स्मार्ट, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसका वक्त आने पे बीजेपी ने 2014 में यूज़ किया। 17 अक्टूबर 1939 को टेम्परेरी प्रोविज़न लागू किया गया और 3 नवंबर 1939 को ये परमानेंट हो गया। लेकिन उस समय तक हमारे देश का संविधान नहीं बना था। जब देश का संविधान बना तो इसे आर्टिकल 370 का नाम दे दिया गया, और इसी कारण से जम्मू कश्मीर को आज तक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। शेख अब्दुल्ला जी ने एक और कांड कर दिया। उन्होंने 17 नवंबर 1956 को आर्टिकल 35A जो है वो भी कश्मीर के अंदर लगा दिया। 370 कानून और 35A के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी बिहारी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता, कोई भी कश्मीरी महिला किसी भी हिंदुस्तानी मर्द से शादी नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपनी कश्मीर की नागरिकता खोनी पड़ेगी। कश्मीर के पास खुद का झंडा होगा और उसी की मान्यता मिलेगी जितनी भारत के झंडे को मिलती है। जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट जॉब से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी, और जम्मू कश्मीर में जो भी लेबर और माइनर वर्कर काम करने आएंगे किसी और मतलब इंडिया के स्टेट से, उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ेगा। उनके लिए कोई अलग से सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। कश्मीरी महिला किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की मान्यता रद्द नहीं की जाएगी और उसे नागरिकता का पूरा लाभ मिलेगा। और भारत सिर्फ 3 केसों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन। जम्मू कश्मीर के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। नेशनल इमरजेंसी भी तभी लगाई जा सकती है या तो कभी वार की स्थिति हो, या फिर अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो पहले हमारे प्रेसिडेंट को जम्मू कश्मीर के सांसदों के पास एक लेटर भेजना पड़ेगा। जो वहाँ का पीएम है वो पीएम ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल इमरजेंसी लगेगी क्या नहीं। को एक बात और बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित रहा करते थे। वे काफ़ी ईमानदार, काफ़ी बुद्धिजीवी और काफ़ी पैसे वाले लोग भी थे। शेख अब्दुल्ला का मुख्य प्लान था कि वो कश्मीर को भारत का पार्ट ना बनने दे। उसका मानना था कि भारत 370 की बात नहीं मानेगा, लेकिन भारत 370 की बात मान गया तो उसके मन में लालच आ गया कि अब यार मैं जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसे स्वतंत्र करवा दूंगा। कुल मिला के उसे पाकिस्तान और भारत दोनों धोखा दिया। जम्मू कश्मीर का मुद्दा इसलिए काफ़ी कठिन है क्योंकि वो यूएनओ में जा चुका है और टर्म एंड कंडीशन आर्टिकल 370 और 35 को भी
देख चुका है। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, ना कोई हॉस्पिटल ना ही शिक्षा व्यवस्था है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी सहना पड़ता है। लेकिन जब 2014 में चुनाव हुए तब कश्मीर के अंदर पीडीपी और बीजेपी पार्टी दोनों ने गठबंधन से सरकार बनाई। कुछ समय तक सरकार तो कामयाब रही, लेकिन सरकार टूट गई। इसी के बीच मोदी साहब ने एक बेहतरीन चाल चली। कश्मीर आप कहते कि आंदरूनी मामला है, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और जैसे ही सरकार टूटी उसी वक्त वहाँ पर पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट लॉ है वो लग गया। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार नहीं थी। तो मोदी जी ने फटाफट के तरीके से गवर्नर को कहा कि जम्मू कश्मीर के कि इस पे साइन कर दो, जो कि धारा 370 हटाने के लिए था। मेजोरिटी में बीजेपी की सरकार होने के कारण बिल पास हो गया, धारा 370 को हटा दी जाए। इधर गवर्नर ने करे साइन, धारा 370 हट गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़े चालाक किस्म के आदमी थे। उन्हें पता था ऐसा कभी कुछ ना कुछ तो होगा, तो उन्होंने पहले ही डाल रखा था कि किसी भी स्टेट में अगर सरकार टूटी तो इसका मतलब उस स्टेट पे पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट का लॉ लग जाएगा। तो ये चीज़ शेख अब्दुल्ला जी ने उसमें ऐड ही नहीं करी थी धारा 370 के अंदर, तो लटक गए भाई साहब। और धारा 370 आसानी से हट गई। 370 के हटने के बाद कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, अच्छे स्कूल मिलेंगे। आपको कुछ कश्मीर के दल्ले दिखा देता हूँ जिन्हें हम दलाल कहते हैं, पाकिस्तानी एजेंट। ये है फारूक अब्दुल्ला जो कि शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं। ये है उमर अब्दुल्ला जो कि शेख अब्दुल्ला जी के ग्रैंडसन है। जैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 नहीं हट रही थी और काफ़ी ज़्यादा जितने भी टेररिस्ट अटैक वगैरह हो रहे थे ये सब इनकी ही देन है। धारा 370 हटाई गई तब इन सबको नज़रबंद कर दिया गया क्योंकि ये कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर सकते थे। क्योंकि लोग गलत नहीं हैं, बल्कि जो LOC के पल्ली तरफ के लोग हैं जो कि पाकिस्तान के घुस आते हैं कश्मीर के अंदर तबाही बचाने के लिए, जिन्हें मिलिटेंट कहा जाता है, उनकी वजह से कश्मीर बर्बाद है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये मतलब लद्दाख और कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी में आते हैं। सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने कुछ क्यों नहीं किया। जब पाकिस्तान इस मारे कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मोदी जी ने इसका नाम जम्मू एंड कश्मीर रख दिया। पहले इसका नाम था कश्मीर। यूएनओ में केस दिया था सिर्फ कश्मीर के नाम से। जब जम्मू एंड कश्मीर हुआ तो यूएनओ में क्या बोलेगा? कश्मीर तो बोलेगा नहीं, बोलेगा 2 साल फंस जाएगा। पहले तुम कश्मीर बोलते हो, अब तुम जम्मू को भी लेके आते हो। इसी प्रकार से धारा 370 हट गई है। तो एक बात और बता दूँ, जम्मू कश्मीर के सबसे पहले राजा थे गुलाब सिंह जो कि बने थे 1883 में। अंग्रेजों ने उन्हें दिया था कश्मीर संभालने के लिए और ऐसे ही 370 धारा हटा दी गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया ताकि मुख्य बातें आपको पता चल जाए। सारी बता के आपको बोर और वीडियो को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, इस बारे मैंने वीडियो को शॉर्ट में बना दिया ताकि सारी मुख्य बातें आपको समझ में आए। कौन कौन सी धारा हैं, क्या क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है।